तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है स्कॉलर साइंस के एक और डिस्कशन में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, जो कि पुणे में एक कंपनी में कार्यरत हैं। पवन जर्मनी में हैं, डॉक्टर पवन। एंड देन डॉक्टर प्रियांक सिंघवी, जो कि ऑस्ट्रिया में वियना में पोस्टडॉक हैं, मैरी क्यूरी पोस्टडॉक हैं। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है इम्पैक्ट ऑफ साई हब इन इंडियन रिसर्च। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पब्लिकेशंस जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक रिसर्चर की प्रोफाइल में। और शुरुआत जो होती है इसकी एक रिसर्च से होती है लैब में या इंडस्ट्री में। एंड उसके बाद एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको सबमिट किया जाता है फिर अलग अलग जर्नल्स में। फिर वो जर्नल्स रिव्यूअर को भेजते हैं और रिव्यूअर से पीयर रिव्यू होने के बाद फिर वो जर्नल डॉक्यूमेंट जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के समक्ष आता है ग्लोबल लेवल पे। और इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी साई हब की अलेक्जेंड्रा एल्बैकन की, जो कि एक कजाकिस्तान में कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। एंड उसने ये प्रॉब्लम देखी कि जो रिसर्चर कम्युनिटी है उनको पेपर्स, एकेडमिक पेपर्स के लिए और रिसर्च जो पब्लिश होता है उसके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जर्नल्स जो होते हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड उनका जो बिजनेस होता है। और उसके उसके लिए जो है वो लोग सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत एक बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। और अगर आपको पेपर्स भी डाउनलोड करने हैं तो भी अगर सब्सक्रिप्शन है तो बेटर है, नहीं तो फिर उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट वो चार्ज करते हैं। तो उनका बिजनेस मॉडल जो है वो रिसर्चर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि उनको पेपर्स चाहिए जर्नल चलाने के लिए। तो आज हम लोग यही सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि साई हब और लीपजेन जैसे एक रिपोजिटरी है, एक प्लेटफॉर्म है रिसर्च पेपर डाउनलोड करने के लिए। और आप इन रिसर्च पेपर की ज़रूरत हमेशा से रिसर्चर्स को पड़ती ही है। तो कैसे ये चीज़ें जो हैं वो अभी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अभी दिल्ली में हाई कोर्ट में एक डिसीज़न लिया गया है कि इन साइट्स को बैन किया जाए। अगली हेयरिंग जो है वो दिसंबर में है, तो इस चीज़ के ऊपर और चीज़ें क्लियर होंगी दिसंबर में। लेकिन अभी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए कि कैसे ये जो भारतीय रिसर्च है उसका जो भविष्य है उसको उसको जो है लेके चलता है आगे। रिसर्चर्स की जो डे टू डे स्ट्रगल है उसको कैसे ये सोल्व करता है और क्या प्रॉब्लम है इसको एक्सेप्ट करने में। एक कॉपीराइट का इशू है जो कि जो जो जर्नल्स हैं वो क्लेम करते हैं कि क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल जो है वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। तो उनका जो उनका जो मतलब फंड्स हैं जो रिसर्चर्स की तरफ से आता है, रिसर्च कम्युनिटी की तरफ से आता है जर्नल्स को चलाने के लिए, उस पे कहीं ना कहीं एक बड़ा वॉर छिड़ा हुआ है। और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं दुनिया भर में इस चीज़ को लेके। तो अब मैं धीरे धीरे डिस्कशन को आगे लेके चलूँगा पवन भाई की तरफ से कि क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं जो इंडियन कंटेक्स्ट में आप लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से और बेहतर तरीके से जो है चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, ताकि रिसर्चर कम्युनिटी को एक बड़ी सहायता मिले, उनका सहयोग मिले चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो पवन भाई आप बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या 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 समस्या है कि हमें इस समय जो है दिल्ली हाई कोर्ट या फिर और भी जो दुनिया में कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं वो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो ओके। हमें पता लगता। बाबा भी तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये सोचना पड़ेगा कि साई हब मार्केट में क्यों आया, राइट? आपने इंट्रोडक्शन में बोला ऑलरेडी कि जो पब्लिशिंग हाउसेस है वो बहुत ज्यादा पैसा पे कर मतलब बहुत पैसा चार्ज करते हैं एक जर्नल मतलब एक पेपर पब्लिश करने के लिए। और मतलब इन अर्लियर डिस्कशन ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग इट, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो हम लोग इसको मतलब सच में अफोर्ड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और नॉलेज जो ऐसी बात है कि ये सबको एक्सेस होना चाहिए, राइट? फर्स्ट फर्स्ट थिंग तो ये है। और ये साई हब मार्केट में इसीलिए आया क्योंकि सारे लोग जो पेपर्स है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट थिंग ये
क्योंकि जो जैसे कॉस्ट है एक पेपर पब्लिश करने का, सपोज नेचर में या नेचर कम्युनिकेशन में या बड़े अच्छा जर्नल में, जहाँ पे तुमको रीडर्स मिलेंगे तो साइटेशंस मिलेंगे, और इवेंचुअली तुम्हारा जो ग्लोबल रीच रहेगा वो ज्यादा रहेगा, है ना। ये तो पहली बात है। और जो सेकंड थिंग है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इंडिया में, हम लोग ना ओपन एक्सेस को और रिपोजिटरी को बहुत मैंडेट नहीं किया है, बहुत ही हल्के में लिया है। जैसे यूरोप में हो गया, या अब ग्लोबली यूएसए में वगैरह हो गया, जैसे एनआईएच है, या अब यूरोप में जो प्लान यस है, या चाइना में एक अलग प्लान है। इनमें तुमको मैंडेटरी है, सपोज तुम पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हो रिसर्च के लिए, देन यू हैव टू पब्लिश योर पेपर इन दी ओपन एक्सेस जर्नल्स, राइट। ये एक मुद्दा है। बट अपने केस में क्या हो रहा है, जैसे इंडिया में पब्लिक फंड लिया, सीएसआईआर से लिया, यूजीसी से लिया, डीबीटी डीएसटी, जो भी पैसा आया हमारे पास, हम तो इधर भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, और दूसरा बात पब्लिशिंग के लिए भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, राइट। तो ये डबल खर्चा हो रहा है, तो ये थोड़ा एक इश्यू है ना। और जो दूसरा बात है, जो साई हब अभी, द मेन थिंग इज साई हब अपने इधर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, है ना। और सपोज ये निकाला जाएगा तो इसका कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, मेरे ख्याल से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अभी जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए ही है ना। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसमें कवर नहीं होती हैं, बट स्टिल उधर भी बहुत सारा रिसर्च चलता है, और जो एक्सेस के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो ये मेन इश्यूज हैं। सपोज साई हब बैन किया तो, और साई हब बैन नहीं किया, या उसका मिरर कोई और दूसरा जैसे साइनेट वगैरह यूज किया तो भी ठीक है। और इसका सॉल्यूशन जैसा रहेगा, शायद हो सकता है वीपीएन वगैरह कोई यूज करके एक अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। और सपोज वीपीएन या दूसरा जैसे डॉट एससी हो गया, डॉट डीएम हो गया, ये सारे चीजें यूज किया तो स्टिल यू कैन यूज दिस आई हब। ये हाँ। ये थोड़ा मेन इश्यू, और थोड़ा एक छोटा सा सॉल्यूशन इसके लिए, सपोज इन केस तो चाहिए होगा डिफरेंट, तो। वो अलग अलग यस, प्रॉक्सीज पे भी काम कर रहा है शायद अब, प्रॉक्सी। जैसे अगर एक साइड वेब बैन कर दी गई है तो उसकी हम्म। दूसरी साइड भी मिल जाती है लोगों को। यस, तो एग्जैक्टली पेपर्स की वही। अवेलेबिलिटी है, पर यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो है बहुत रीसेंट पेपर्स जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। नहीं कर सारी सकते। ऐप जो है वो जो पे वॉल्स होती हैं या तो जो लीक्ड क्रेडेंशियल्स होते हैं, वहाँ से जो है पेपर्स डाउनलोड किए जाते हैं। और जो है वो बहुत रीसेंट पब्लिकेशंस होते हैं वो वहाँ पे नहीं आ पाते हैं। तो बहुत नहीं आ सारे पाते। प्रोसेस भी हैं, और लिबजन भी एक तरीका है जहाँ पे लोग DOI एंटर करके और पेपर्स का एक्सेस उनको बट मिलता है। बाबा, इस केस में ये जो दिल्ली वाला केस है, जो एल्सवेयर ने या एसीएस ने सारे मिलके इन लोगों ने उसके अगेंस्ट हम्म। में डाला था, वो 2020 में इन लोगों ने डाला। और उसमें ये कंपलसरी किया था कि इसके बाद तुम मत डालना, राइट। बट उसके बाद भी कुछ पेपर उन लोगों ने पब्लिश किए उसके ऊपर, इसीलिए ये हम्म। पायरेसी का बहुत बड़ा इश्यू है। इसीलिए ये फिर से एक्सटेंड हो गया मामला, इस लीगल पर्टिकुलर टर्म्स केस में को जो है लेके। कॉपीराइट इशू है बेसिकली, यस, कि एग्जैक्टली। पेपर्स का कॉपीराइट्स है जर्नल के पास। यस। और वो जो कॉपीराइट जो वायलेशन है उसका फ़ायदा जो है वो रिसर्च कम्युनिटी को मिल रहा है। और वहीं पे बिल्कुल। क्लैश हो रहा है कि ये जो है चीज़ें वैलिड है या नहीं है, लेजिटिमेट है या नहीं है। बिल्कुल। तो आपने अभी एक चीज़ बताई, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो ये हम्म। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाली जो चीज़ें हैं, ये किस तरीके से हेल्प कर सकती है, ये हम जानेंगे डॉक्टर विकास चतुर्वेदी से कि ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चीज़ से निकलता है या नहीं। और अगर ये चीज़ जो है वन नेशन बोली गई है और पूरे नेशन वाइड उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, तो इसकी कवरेज क्या रहेगी और ये किस हद तक जो है मददगार साबित रहेगा रिसर्च कम्युनिटी के लिए, वो आप बताएं रिसर्च डॉक्टर विकास चतुर्वेदी। थैंक यू नितिन भाई। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा और बैक में जाते हैं कि ये हम्म। जो झगड़ा है वो असल में किस बात का है। तो ये जितने भी जर्नल्स हैं, कहना चाहिए एल्सवेयर हुआ, हमारा वाइली हुआ, इन सब लोगों ने केस ये किया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि कॉपीराइट एक्सेस्ड मटेरियल होता है।
और जब आप इस तरीके की साई हब या लिबजन जैसी रिपोजिटरी यूज करते हो, तो आप पे वॉल को ओवरकम करके डायरेक्ट उसको एक्सेस लेते हो। तो दिस इज अनइथिकल, क्योंकि जर्नल में पेपर पब्लिश करने की एक मतलब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज होता है, एपीसी बोलते हैं उसको। और ये चार्ज किसी ना किसी को बियर करना पड़ेगा। उतना बड़ा डेटाबेस बनाना, एडिटोरियल प्रोसेस है, उसकी पीयर रिव्यूड प्रोसेस है जिससे जर्नल गुजरते हैं। तो देयर इज कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट विच इज पेड बाय मोस्टली थ्रू by the journals, but they get a lot of money out of it by reader subscription। तो वो गैप बहुत बड़ा है, मतलब जर्नल जितना खर्च कर रहे हैं और जर्नल जितना कमा रहे हैं, वो विषमता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस तरीके की लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जो लोग उतना अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मींस इलीगल वे में उसको बाईपास करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेसिंग इट? एंड फॉर स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट्स के पास इतना फंडिंग नहीं है, हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास इतना फंडिंग नहीं है, तो इतना बड़ा जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ पेपर्स का जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस है विद डिफरेंट जर्नल्स कह लीजिए, तो किस तरीके से गवर्नमेंट कम अप विथ अ सोल्यूशन दैट वी शुड प्रोवाइड दिस एक्सेस ऑन होल basis, so they will pay a large amount of money to these journals. Still that amount is not very large, and this is mainly covered by premier institute। तो उनका specific institution ID होता है जिसमें मोस्टली ज़्यादातर जर्नल्स कवर होते हैं। और उसमें कई लेयर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट में वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस मांगते हैं, एंड दिस इज इन प्लेस एंड वर्किंग फ्रॉम दिस जनवरी 2005। सो इट इज वर्किंग वेल विद डिफरेंट बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। इसका डिस्कशन काफी पहले से चल रहा है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपकी एक इंस्टीट्यूशनल आईडी होती है, इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी के थ्रू आपकी एक इंडिविजुअल आईडी क्रिएट होती है, एंड नाउ यू कैन यूज योर इंडिविजुअल आईडी to get passed through that payment wall, and you can legally access most of the prominent journal। और मेडिसिनल फील्ड में भी इसका बहुत सारे हॉस्पिटल फॉर पर्टिकुलरली दिस मेडिकल रिलेटेड जर्नल्स, बिकॉज देयर कॉस्ट इज इवन हायर। तो बहुत सारे हॉस्पिटल इसके थ्रू रूट करते हैं टू द डेटाबेस ऑफ इट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट you have provide a legal framework for accessing these publication at an affordable rate to पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। नाउ इसमें क्या है कि सबसे पहला इशू है कवरेज का। तो इंडिया में ज़्यादातर जो रिसर्च है, जैसा पवन भाई ने किया, कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें आपके 10% 15% रिसर्चर कवर होते हैं, बट व्हेन यू लुक द इनरोलमेंट इनटू द डिग्रीज, देन देयर आर lot of private university, there are lot of private institution। एंड आपको रिसर्च पब्लिकेशन का ज़रूरत ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएचडी के लिए पढ़ता है। बीटेक कर रहे हो आप, एमटेक कर रहे हो, IEEE के जर्नल्स होते हैं। तो होल प्लेथोरा है जर्नल्स का। तो मैं एक डाटा देख रहा था कुछ रिसर्च से रिलेटेड। उस डाटा का कहना ये है कि 2017 को अगर हम बेस ईयर मान लेते हैं ना, 2017 में, तो एक दिन में इंडिया से लिबजन में लगभग 39,000 डाउनलोड होते थे पेपर। और अगर हम ये देखें कि साल भर में कितने होते थे, तो वो आंकड़ा जाता है लगभग 13 मिलियन पेपर्स के आसपास फॉर ईयरली। नाउ अभी एट जिस प्रेजेंट में एक्सेस है, तो जो अल्टरनेटिव वे हैं जिसमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सबसे प्राइमरी है, इसके अलावा आप वीपीएन के थ्रू या मिरर साइट्स के थ्रू जो एक्सेस करते हो, अगर आप उन सबको मिला दो, तो भी ये जो आंकड़ा है पर डे के बेसिस पे, वो 8,000 से ज्यादा डाउनलोड नहीं कर सकते आप। दिस इज द रियलिटी। सो नाउ जो 40,000 पेपर डाउनलोड हो रहे थे या बच्चों को जो एक्सेस था, दैट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 8,000 पेपर पर डे। सो दैट इज रियल इम्पैक्ट। नाउ व्हाट विल दिस कंस्टिट्यूट? दिस विल constitute
impediment or delays in the research projects everywhere across the country. कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट, सॉरी, स्टेट लेवल, इंक्लूडिंग स्टेट लेवल में उतना जर्नल का कवरेज उतना ज़्यादा नहीं है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो जनरल का कवरेज अच्छा है। तो अब ज़रूरत क्या है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को बहुत ही अफोर्डेबल, और इसका जो कवरेज है इसके अंदर, तो उसमें सारे जर्नल कवर नहीं है। गवर्नमेंट ने जिन जर्नल्स को या जिनके लिए हाई डिमांड थी या इंस्टीट्यूशनल पुश था उनको कवर किया है ज़्यादातर, बट देयर आर होल लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर इंक्लूडिंग मच मोर जर्नल्स। बट गवर्नमेंट ने जो उसके लिए बजट डिसाइड किया, दैट बजट इज़ वेरी लो। तो अगर आपको ये कमी पूरी करनी है कि जो 40,000 पेपर बच्चे डाउनलोड कर रहे थे, अगर उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करना है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ये डाउनलोड ऑफ पेपर शुड रीच अप टू 35,000 40,000, close to that number on daily basis. Then you need to have a wider one nation one subscription base. So this is the current reality, that only 20 to 25% coverage is exist through one nation one subscription, but a lot needed to be done in order to provide the or satisfied the real need of the Indian research as of now. और मुझे लगता है कि बाबा इंडिया इसमें के कंटेक्स्ट बाबा में इसमें सॉरी। मुझे लगता है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि मैं कुछ साल पहले का डेटा देख रहा था कि कितने परसेंट जो डाउनलोड्स हैं वो कौन सी कंट्री से कितना हो रहा है। तो इंडिया जो है वो दूसरे या तीसरे रैंक पे था, और अभी हो सकता है कि कम हो, लेकिन जो है ये एक समस्या तो है ही कि इंडिया में जो जुगाड़ वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, और किसी ना किसी तरीके से पेपर्स और रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करना है अच्छे से। तो इंडिया के कंटेक्स में ये प्रॉब्लम जो है इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा यूज़र बेस है इंडिया में। नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। इसको नितिन भाई एक और एंगल से अपन हम्म, देखेंगे, पर कैपिटा रिसर्च के लिए फंडिंग कितनी अवेलेबल है। जैसा आप जानते हैं कि 0.6% हम रिसर्च में फंडिंग में स्पेंड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल बजट कितना है? सो मेन थिंग क्या है, वी आर अ डेवलपिंग नेशन और एस्पायरिंग नेशन, सो ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव दैट लग्जरी टू पुट लॉट ऑफ मनी इनटू these things, and that is the reason why our people need these things more and in broader ways. Now the structural framework is missing. So when it will come to solution, that what are the alternative legal pathways, then we could have discussion in that particular section. But as of now, इम्पैक्ट की बात है तो इमीडिएटली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे मैंने बताया कि 40,000 पेपर से सीधा, अभी उसका मतलब है कि 32,000 पेपर बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई, लेकिन क्या हम्म, गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया, या डू वी हैव एन अल्टरनेटिव? वी डू नॉट हैव। सो सिंपली राइट नाउ वी आर impacted very badly with this, especially हम्म, our young career researcher या हम्म, or early career researcher or student from very discrete institution, हम्म, so उनके ऊपर तो बहुत बुरा फैक्ट इम्पैक्ट है। now how हम्म, will mitigate, that is a separate discussion. थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बाबा, शॉर्ट टर्म के लिए ना इसको फिर से एक्सटेंड करना चाहिए ये बैन को, एटलीस्ट 1 या 1.5 साल के लिए। और एट द सेम टाइम जो प्री प्रिंट का वगैरह बात कर रहे थे ना, प्री प्रिंट हो गया या ना तो पब्लिश होने के बाद रिपोजिटरी में जो डालते हैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जब ये थोड़ा बैलेंस होने लगा तब थोड़ा सा हार्श एक्शन लिया तो फिर भी ठीक है हम्म। उस सेंस में। और अब मैं डॉक्टर प्रियांक सिंह के पास आऊँगा कुछ क्वेश्चंस लेके कि ये जो प्रॉब्लम है वो जो है शुरू कहाँ से होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पेपर्स कब डाउनलोड होते हैं किसी भी रिसर्चर्स की लाइफ में? या जब वो ग्रांट लिख रहा होता है, प्रोजेक्ट लिख रहा होता है, जब होते हैं, या फिर रिसर्च के दौरान ही होते हैं, या जब वो अपना जो रिसर्च वर्क है वो कंपाइल कर रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है प्रोजेक्ट, जब वो उसको जो है रेफरेंसेस डालने हैं और जो है पेपर्स डाउनलोड करने हैं पढ़ के, तो किस दौरान जो है एक रिसर्चर की लाइफ में सबसे ज़्यादा पेपर डाउनलोड किए जाते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये कि हम लोग जो है इसका अल्टरनेटिव भी खोज रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्योंकि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भी जो है वो मुझे लगता है कि
पूरे इंडिया को कवर नहीं कर पाएगा और सभी जर्नल्स को कवर नहीं कर पाएगा। तो हर रिसर्च की रिसर्च में कोई ना कोई पेपर तो ऐसा निकल ही आएगा कि ये जो है अवेलेबल नहीं है और इसके लिए पेवॉल है और इसका कोई अल्टरनेटिव खोजा जाए। तो क्या लगता है, मतलब एक तो जो है कौन से फेज़ में जो है ज़्यादा पेपर डाउनलोड किए जाते हैं, या फिर उस फेज़ में किसी पर्टिकुलर फेज़ में ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, और फिर अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं इसके, डॉक्टर प्रियंक? मेरे को लगता है कि ऐसा तो थ्रू आउट ही पूरी जर्नी के अंदर होता है, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हैं और कहीं अटक गए, कुछ काम नहीं हो रहा, तो यू एक्चुअली वांट टू सी कि कोई इस तरह की प्रॉब्लम में कोई अटका है तो उसके रिलेवेंट सिमिलर मॉडल सिस्टम, मान लो आप माइस के अंदर कर रहे हैं और मान लीजिए एनिमल स्टडी पास्ट में किसी ने या इन विट्रो स्टडी किसी ने की है नहीं की है, तो उसने कैसे ट्रबल शूट किया। ऐसा तो थ्रू आउट होता है, लेकिन आई थिंक मोस्टली जब पेपर हम खुद जब अपना रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस राइटिंग कर रहे होते हैं, तब आई थिंक मैक्सिमम हम इसे यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल हमको कंपाइलेशन करना होता है बहुत सारी चीजों का कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है और अब हमने क्या क्या किया है बेसिकली। तो उस समय मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होता है, बट आई थिंक दैट इज ओके। मतलब मुझे लगता है कि पूरे टाइम ही चाहिए होता है तो इट इज अप्रिशिएटेड कि जस्ट मतलब एक मोमेंट के अंदर 2 सेकंड के अंदर आपको पेपर मिल जाए। इससे ज्यादा मतलब और अच्छी बात क्या हो सकती है कि स्विगी से पहले आपका पेपर आ गया, कहने का हाँ, बहुत मतलब यही। वैल्यूएबल रिसोर्सेज में है ये। जैसे हम लोग लैब में हाँ। मेजरली बात करते हैं फंडिंग को लेके और ग्लास बीकर्स को लेके, केमिकल्स को लेके, पर ये एक जो चीज़ है वो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब धुंधला है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसर्च हम्म। करने के लिए, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इसका अल्टरनेटिव राइट। क्या क्या है, इसका अल्टरनेटिव क्या क्या है कि अगर साई हब ना हो कल से, लिबजन ना हो, तो फिर जो है हम्म। पेपर कहाँ से लिए जाएंगे, क्या अल्टरनेटिव है? तो कुछ तो जैसे जो है वो नितिन आपने ही बता दिए कि एक एकेडमी एडीयू करके एक है जगह, वहां से अपन ले सकते हैं। तो पर मैं जो है एक बार पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ, ताकि जो है हम्म, एक बार मतलब मिल जाएगा जो मेरी हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रक्चर जो वर्क। मुझे नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है जो हम बात कर रहे थे डेवलपिंग कंट्री को सच में ज्यादा जरूरत है, पर जैसे मैं डेवलप्ड इकोनॉमी में हूँ, हम बाकी तीनों भी, हम्म, पवन डॉक्टर नितिन, हम भी हैं, आप लोग भी, और मैं भी यहाँ एक्सेस करता हूँ, तो कई बार मुझे भी जर्नल का एक्सेस नहीं मिलता है, हम्म, वो इंस्टीट्यूट ने ले नहीं रखा होता है। तो हम्म। चलो मुझे भी देखना पड़ता है, अगर साई हब पे नहीं है या फिर अगर वो यहाँ बैन हो जाए तो क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका, जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, वो तो ये है कि आप सीधे सीधे ईमेल कर दीजिए जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर है उसको। मोस्टली जो है, मतलब मुझे कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली कि अगर मैंने ईमेल किया और उसका रिस्पॉन्स नहीं आया पेपर के साथ में, हाँ वो ये कह देगा आगे कहीं यूज मत करना, लेकिन ये मेरी प्राइवेट कॉपी है, पर्सनल कॉपी है, बट वो आपको मिल जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा जो है रिसर्च गेट हो गया। रिसर्च गेट के अंदर भी मेरे पेपर के लिए भी जब मुझे कभी भी किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट डाली है किसी भी बुक चैप्टर के लिए या पास के पेपर के लिए, मैंने भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबली उसका आंसर किया। इट मे टेक अ डे और टू, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं करूंगा। तो रिसर्च गेट एक तरीका हो सकता है। एकेडमिया ईडीयू करके एक जगह हो सकती है जहाँ पे आप देख सकते हैं। प्री प्रिंट हर एक का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो। अब ये चलन आने लगा है बायो आर्काइव का या आर्काइव में डालने का, पर 2005 की रिसर्च करनी है तो उस समय कुछ ऐसा था नहीं कि वहां पे कोई आर्काइव में डाल जाता है। तो वो एक तरीका हो सकता है। इलीगल तरीका है, लेकिन अगेन जैसा बोला, वीपीएन से भी उतना पूरा कवरेज तो नहीं मिलता है, लेकिन वीपीएन एक तरीका हो सकता है। पांचवा छठा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके नून में कोई है, जैसे मान लो मुझे कभी एक्सेस नहीं होता है और समहाउ कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, तो मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर में कोई हार्वर्ड के अंदर है या कोई एनआईएच के अंदर है। अब आई अंडरस्टैंड कि हर कोई उतना प्रिविलेज हो सकता है ना हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कर रहा है, हो सकता है उसके उतने कनेक्शन ना हो, लेकिन दैट कुड ऑल्सो बी अ वे आउट कि आप जो है मतलब अपने किसी फ्रेंड के थ्रू उनके इंस्टीट्यूट में हो सकता है एक्सेस हो और वो आपको प्राइवेटली शेयर कर दे। बात सिर्फ ये होती है कि जब आपको लेना है तो वो आप प्राइवेटली यूज कर सकते हैं, उसमें ना जो भेजने वाला है आपका फ्रेंड है, ना उसे प्रॉब्लम है, ना कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर को प्रॉब्लम है, ना जो है एक तरह से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे चूंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसे तो हर कोई फ्री में इस्तेमाल करेगा। मेन हम्म, बात ये है। तो प्राइवेटली, हम्म। एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग प्राइवेटली, इट इज फाइन, कि जब तक उसको कोई कमर्शियल रूप नहीं दिया जा रहा है या फिर उसको मतलब उनके बिजनेस मॉडल पे हार्म नहीं हो रहा है।
तो ये प्रैक्टिकल तरीके मैं अपनाता हूँ जब भी कभी मैं अटक जाता हूँ या मुझे भी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलता है आर्टिकल का एक्सेस, तो ये तरीका हो सकता है। इसके अलावा तो इनकेस कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर भी नहीं कर रहा तो आई थिंक फर्स्ट ऑथर, या आजकल बहुत सारे तरीके हैं, लिंक्डइन से आप अप्रोच कर सकते हैं, है ना। और भी जैसे कहीं कहीं फ्रंटियर वाले तो आईडी बनवाते हैं अपनी, तो फ्रंटियर वाला पेपर है तो आप उसमें जाके बात कर सकते हैं। ऑर्सिड अकाउंट कईयों का होता है तो ऑर्सिड के थ्रू जो है आप उनको अप्रोच करना चाह सकते हैं। तो ऐसे देर आर मल्टीपल वेज जिससे कि उनसे प्रोफेशनली पहुंचा जा सकता है। जरूरी नहीं, मतलब हमें जरूरी नहीं है कि वो दे मस्ट बी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम इन ऑर्डर टू रीच दैम। और क्योंकि अभी सिचुएशन काफी पेसिमिस्टिक हो रखी है, साई हब को बैन कर रखा है, तो मैं आपको बस एक कंपैरिजन के लिए बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ना समझें कि अगर साई हब बैन हो गया तो अब जिंदगी खत्म हो गई, या मतलब अब बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ गया। आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं बात बताना चाहता हूँ, 2013 में साई हब आया था। और उससे पहले जो है आप जस्ट इमेजिन, आज से उससे 10 साल पहले ले लीजिए, 2003 के अंदर, और या फिर मान लीजिए 1993 के अंदर, 1993 में, तब भी रिसर्च हो रही थी। और तब तो एक तरह से लोगों को जब एक्सेस करना होता था इंफॉर्मेशन का, तब तो ना तो कोई इंटरनेट कोई बहुत ज्यादा होता था और ना ही किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो सकता था। जैसे मान लो किसी ने स्वीडन में रिसर्च किया और इंडिया में किसी को चाहिए, तो उसको सोचो वो ईमेल छोड़ो, मेल लिखेगा, प्रॉपर लेटर, और वहां से कोई कॉपी आएगी या जर्नल की तरफ से लिया जाएगा। दैट प्रोसेस यूज टू टेक समटाइम्स मंथ्स टू जस्ट टू रिसीव द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द आर्टिकल। तो मतलब ठीक है, उस समय भी लोग रिसर्च कर रहे थे, उस समय भी इंडिया ने बहुत सारी, इसरो हो गया या ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उस समय भी बहुत कुछ रिसर्च किया है। हाँ, आज के कंपैरिजन में जहाँ चुटकियों में काम हो रहा है, उसको देखते हुए अगर हमें 1-2 दिन इंतजार करना पड़ रहा है, 5 दिन इंतजार करना पड़ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर का, तो यस इट इज पेनफुल while looking at the present scenario, but we shouldn't be that pessimistic कि यार मतलब साई हब बैन तो मतलब ना हम्म हमारे पेट पे लात मार दी, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये आपकी ओपिनियन में जो ये प्रॉब्लम है वो रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स आ रही है रिसर्च कंडक्ट करने में वो उसको लेके है, या फिर एक फ्रीडम वाली बात है कि मुझे रिसोर्सेज अवेलेबल है, फ्रीडम उसमें है या नहीं है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा है? मुझे लगता है फंडामेंटली तो मैं बिल्कुल साई हब के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हम्म जो भी रिसर्च की जा रही है, तो जो रिसर्च की जा रही है वो पब्लिक फंडेड ही यूजुअली, क्योंकि इंडस्ट्री वाले तो पब्लिश वैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो कमर्शियल इंटरेस्ट में एग्जैक्टली। तो हो नहीं रही है। तो पब्लिक हम्म। फंडेड मनी से ही रिसर्च की जा रही है, उसी रिसर्च को यूज करके वापस पब्लिक का ही पैसा लेके, वो भले ऑस्ट्रिया की कंट्री से पब्लिक फंडेड हो, या फिर भले अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, या इंडिया का हो, या चाइना का हो, यूजुअली रिसर्च पब्लिक फंडेड ही होती है। वहां से हम्म पैसे लेके आप पब्लिश कर रहे हो, और वो पब्लिश करके वापस पब्लिक को ही पैसा देना पड़ रहा है उसी नॉलेज को एक्सेस करने का। एग्जैक्टली। दैट डजंट मेक एनी सेंस बेसिकली। हम्म। तो इसलिए तो मैं बिल्कुल फंडामेंटली तो उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ कि इसको मतलब नॉलेज पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो आई एम टोटली इन टू टूवर्ड्स द साई हब। बट एट द सेम टाइम मैं रिसर्चर्स से बस ये कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, देर कुड बी अदर वेज अराउंड। वन 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 नेशन वन वन सब्सक्रिप्शन हाँ जैसा डॉक्टर विकास ने बताया कि वो आ ही रहा है, और उसे इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। तो वो तो हो ही रहा है, तो आई थिंक इट्स ओके, बस थोड़ा टाइम लग सकता है। बट हाँ, इसका एक और ब्राइट साइड जो है वो ये भी लगता है मेरे को। वाज आई ऑडिबल? या अभी अभी है हाँ, आवाज। अभी तो आई कई गेस। बार हम साई हब से रिसर्च करके और फिर आवाज आ रही है। या बीच में स्क्रीन फ्रीज हो गई थी आपकी। हाँ, वो आ रहा बैटरी है लो ना। है उस वजह से। हम्म। हम्म ओके ओके, एक और मुझे बात करते करते बस क्विकली मैं रैप अप करता हूँ। मुझे एक इसका ब्राइट साइड ये भी लगा कि लेट्स से आज आप 2025 के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, आपकी फील्ड का बेसिकली कोई साइंटिस्ट होगा, आप उसी को अप्रोच कर रहे होंगे कि भाई मुझे ये पेपर चाहिए फॉर एग्जांपल। 2025 में आपने उसे मेल किया, उसने मान लीजिए रिप्लाई दिया अपने पेपर के साथ में। सपोज आप 2027 के अंदर आपका रिसर्च कंप्लीट होता है, तो इन इन दैट प्रोसेस मतलब देर इज अ, मतलब क्या बोलते हैं, सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, क्या ऐसा हाँ। कुछ है। तो आपने इतने सारे प्रोफेसर को टच किया है, उनसे बात की है, हो सकता है जब आपको फाइनली पोस्ट डॉक के लिए या कहीं पे जाना हो, तो दीज पीपल ऑलरेडी नो कि यू अप्रिशिएट देयर वर्क। तो आपके लिए भी ये इजी हो सकता है कि आप उनको बात करें, और जबकि आप साई हब से करेंगे तो यू माइट बी
admiring their work secretly but not explicitly. But here they get connected with the real people who are real scientists, and they might be some good there might be some good connections out of it, and you can in real time exchange the ideas also कि मैंने आपका पेपर पढ़ा पर फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है, I got stuck here or what to do. So इसका भी एक bright side है, we shouldn't forget it. yes, हाँ, yes. और इसी पब्लिकेशंस में सिर्फ जो आपके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिव्यूज़ हैं, वो ही नहीं आते, बुक्स भी आती हैं। तो मैंने देखा है कि लिबजेन पे आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी जो है कॉपीराइटेड होती है, एंड जो उनका लाइसेंस होता है वो जैसे क्रिएटिव कॉमन्स होता है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का, तो वो क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर में नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो जर्नल्स हैं, जैसे स्प्रिंजर है, स्प्रिंजर जो है बुक्स भी पब्लिश करता है बहुत सारे टॉपिक्स पे, और वो बुक्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो जो है यहाँ से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जर्नल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि उनको रिसर्च पब्लिकेशंस की साइड से भी, और वो जो बुक पब्लिश करते हैं जिनका वो हार्ड कॉपी मेरे ख्याल से जो है कई जर्नल्स जो हैं वो उनका जो पेपर्स है, मैं कई रिसर्चर्स को जानता हूँ जो अभी फ़िलहाल जानते भी नहीं है, जो अभी यंग एज में अभी जो रिसर्चर्स रिसर्च में एंट्री कर रहे हैं, कि पब्लिकेशंस जो हैं वो हार्ड कॉपीज़ भी आती है उनकी, जैसे साइंस की है, नेचर की है, उनकी हार्ड कॉपीज़ भी आती है, बट बुक्स वो जानते हैं कि हाँ ठीक है, बुक्स स्प्रिंजर की आती है। तो वो हाँ की तरफ से भी उनको नुकसान मिलता है कि देखने को कि बुक्स भी जो है अवेलेबल है, और वहाँ पे जो है उनका जो बहुत सारा पैसा है वहाँ पे लॉस होता है। तो मैं मतलब मैं दोनों ही जो है पक्षों की बाबा बात। ये लॉस का, आप जो लॉस का बात कर रहे हो ना, ये हाँ, ऑलमोस्ट अभी एक एक पेपर के लिए वो लोग एटलीस्ट 3 या 4 लाख रुपया तुमको पे करना पड़ता है, राइट? हाँ, तुम तीन या राइट। चार लाख रुपया पे कर रहे हो और उसका जो प्रॉफिट है उनका ऑलमोस्ट 30 to 40% है। तो ये हम्म, बहुत, मतलब ये तो एक मोनोपोली जैसे हो गया ना, कि जब सपोज तुम एक पेपर के पीछे 40% पैसा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं, और अभी एक आर्टिकल है उसमें एल्सवेयर या एसीएस ने 2 बिलियन का प्रॉफिट उन लोगों ने दिखाया है। तो हम्म, ऐसा भी नहीं कि ये बहुत बड़ा पैसा है ना। तो हाँ, हाँ, इसको इसको देख के थोड़ा बहुत इंफ्रिंजमेंट होता है इधर उधर या पायरेसी होता है, तो ठीक है। हाँ। ये किसी हाँ। टाइम में मुझे एक मतलब एग्जांपल याद है कि जब HDMI केबल आई थी तो वो भी एंटी पायरेसी के लिए आई थी। अब जो है पायरेसी को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो एक उन्होंने ऐसी केबल बनाई थी कि जिससे जो है पायरेसी को रोका जाए। क्योंकि जब ये सीडी आई, पहले चीज़ें होती थी आपकी जो मूवीज़ वगैरह होती थी, फिर उसके बाद डिस्क आई, फिर पेन ड्राइव आया, तो ये पायरेसी को रोकना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो उन्होंने केबल ही ऐसी इन्वेंट करी, पर इस केस में जो है ये चीज़ें करना इतना आसान नहीं है। और एक बार जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई, और लोग हेल्प करने के लिए फिर वो अपलोड भी करते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं से कोई पेपर मिल जाता है, आप पब्लिक डोमेन में डाल देते हो, तो उसको ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ से कैसे लीक हुआ। तो ये यस। लीक जो कंट्रोल, लीक के जो कंट्रोल है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। तो मैं अभी जो है समअप करूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब जो है ये एक एक दो दो पॉइंट बताएं जो कि इसका हल हो सकते हैं पॉसिबली, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशली इंडियन रिसर्च के कंटेक्स्ट में। तो विकास भाई, आप थोड़ा सा डालिए इस पे प्रकाश, ज्ञान डालिए इस पे कि कैसे इसको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अलावा क्या और चीज़ें हैं, वो तो हमने डिस्कस किया ही कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक तरह से पायरेसी है, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी है, बहुत सारे लोग विपक्ष में भी हैं, लेकिन अगर ये लीगल फ्रेमवर्क में आएंगी तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसको। जैसा दो पॉइंट है। एक तो इमीडिएट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रियंक भाई ने एकदम लिस्ट आउट किया कि आप इंडिविजुअली रीच आउट कर सकते हो, देयर आर रिपोजिटरी एंड ऑल दोज वे। So that is for the research which has been already done. Now what should be the future course of action? तो मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट या जो पॉलिसी ड्रिवन फ्रेमवर्क है उसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर जैसा पवन भाई ने शुरू में बोला
कि पब्लिक फंडेड रिसर्च है तो देन इट शुड बी पब्लिश्ड इन ओपन एक्सेस। सो उसमें कम्युनिटी रिसर्च, कम्युनिटी ड्रिवन जर्नल्स होते हैं, डायमंड एक्सेस जर्नल होते हैं जिसमें आपको एनजीओज या गवर्नमेंट बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मिशन बन रहे हैं एएनआरएफ के अंदर। तो इस तरीके से डेडिकेटेड मिशन बना के पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टॉपिक में जर्नल्स की पब्लिशिंग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डायमंड एक्सेस, डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल। देन देयर आर गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल जहाँ पे खुद लोग पैसा पे करते हैं अपनी रिसर्च को पब्लिश करने के लिए, वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल इज द वे फॉरवर्ड। हाइब्रिड एक्सेसिंग भी होती है जिसमें आप थोड़ा सा पैसा रिसर्चर्स से लेते हो, या पर्टिकुलरली कैटेगरी के जर्नल्स में अगर गवर्नमेंट के साथ उस तरीके का कोलैबोरेशन है पब्लिशिंग हाउस का, देन अ पार्ट ऑफ रिसर्च इज अवेलेबल एट ओपन एक्सेस। तो इन सब में क्या होता है गोल्ड एक्सेस और डायमंड ओपन एक्सेस में, कि आप कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के अंदर जाते हो, जिसमें क्या होता है कि आपका जो इमेजेस है या जो कॉपीराइट कंटेंट है वो रीयूज के लिए भी अवेलेबल होता है, तो दैट इज मच मोर मीनिंगफुल टू द रिसर्च पीपल और द रिसर्च कम्युनिटी। अदर टाइप के जो एक्सेसिंग है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कॉमन क्रिएटिव के अंडर नहीं होता है, एंड यू माइट नॉट बी एबल टू यूज दैट कंटेंट एज इट इज फॉर योर फर्दर रिसर्च एंड ऑल। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये, कि हम जो इंडियन जर्नल्स या इंडियन पीयर रिव्यूड सिस्टम को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम द टॉप लेवल। तो हमारे यहाँ 100 100 साल पुराने जर्नल्स हैं, बट हमारे ही साइंटिस्ट, हमारी ही लीडर कम्युनिटी उन जर्नल्स को प्रमोट नहीं करती या वहाँ पे पब्लिशिंग नहीं होती है। सो देयर इज लॉट ऑफ अटेंशन नीडेड टू बी पेड, एंड इफ इट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, then high quality research can be embedded, and this will be available for our internal research community at least in India. And then if you have great funding allocation, your institute had this one nation one subscription, then definitely you can go for international peer reviewed journal. But at the same time, like मेरा ACSIR का पब्लिक डोमेन में PhD थीसिस अवेलेबल है, बट उसका प्रेजेंटेशन इतना खराब है, उसका लिंक इतना खराब है कि पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग दैट। ऐसा लगता है कि सो इवन दो ACSIR जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, दे आर नॉट एबल टू showcase their research in a very proper manner। तो मुझे लगता है कि एडिटिंग एंड पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अंडरलेइंग प्रॉब्लम है, जिसको अगर इमीडिएटली जैसे आईआईटी की थीसिस वगैरह है, या बहुत सारा आईसर का सारा, चाहे बीटेक का थीसिस हो, एमटेक का थीसिस हो, वो बहुत बढ़िया अवेलेबल है, बट अगेन वो विद इन दी आईसर लोगों को पता है, पीपल डज नॉट नो। सो पब्लिसाइज करना एंड एडवर्टाइज करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, so that more and more people can know about it and can use them in common creative license. That would be really good for the people. So these are certain things from policy point of view which is really needed to be implemented and taken seriously by the current government if they want to eliminate this Sci-Hub and LibGen from legal point of view। उनको फिर सस्ते ऑप्शन भी और बच्चों के लिए क्वालिटी रिसर्च अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से डॉक्टर विकास। तो डॉक्टर पवन, आप कुछ यस कहना बाबा। चाहेंगे कि यस, तो कुछ एक्चुअली लोग। अभी बाबा ने जो बोल रहे थे उसको जस्ट एक एक्सटेंशन है। मतलब वही है। मैं बोल रहा हूँ, मतलब इवन पहले के डिस्कशंस में भी यही बोल रहा था हम लोगों को। अभी ये सारा चीजें प्रियंक ने बोला कि इसके ब्राइट साइड्स हैं बहुत सारे, और बट एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ प्री प्रिंट और रिपोजिटरी। अब तीन चीजें हैं, प्री प्रिंट है, पब्लिशिंग है, रिपोजिटरी रिपोजिटरी है, राइट? तो तुम प्री प्रिंट डालो, और कुछ कुछ प्रीप्रिंट में डालने के बाद भी कुछ कुछ जो जर्नल्स है वो अलाउ नहीं करते तुमको। तो उनका लीगल जो स्टेटमेंट्स है या उनके साइट्स पे बहुत सारा ना उन लोगों ने पॉइंट्स डाल के रखे हैं, सपोज इन केसेस में तुम पब्लिश नहीं कर सकते, स्पेशली जैसे मेडिकल का फील्ड में तुमने कुछ डेटा पहले ही प्रीप्रिंट में डाला और पब्लिश नहीं और पीयर रिव्यूड नहीं है, तो वो सही है गलत है कुछ भी हो सकता है, और कुछ लोगों ने वो यूज कर लिया तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो इन सारे चीजों को कंसिडर करके
प्री प्रिंट में डालना चाहिए। और उसके बाद उधर ना एम्बार्गो पीरियड है सारे इनके लिए, सारे जर्नल्स के लिए, जो लोग वो पीरियड देते हैं कि 12 से 24 महीने के बाद तुम रिपोजिटरी में डाल सकते हो, है ना, वो भी ओपन एक्सेस हो जाएगा, जो हम ओपन एक्सेस का बात कर रहे हैं। बट इस चीज को, बट अभी तो 2 या 3% लोग प्री में डालते हैं या रिपोजिटरी में डालते हैं, और रिपोजिटरी में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के लोग, फिजिक्स के लोग ही डालते हैं, केमिस्ट्री, बायो और दूसरे जो मेडिकल है, ये फील्ड के लोग बहुत ज्यादा नहीं यूज करते रिपोजिटरी। तो इसके लिए थोड़ा मैंडेटरी करना चाहिए, जैसे अपने ACSR का 101 इथिक्स वगैरह हो गया, उसमें एक आधा पॉइंट डाल देना चाहिए कि चलो भाई ऐसे चीजें होती हैं या ऐसे चीजें करना चाहिए, है ना। हम्म, और अपने इधर बहुत सारे शोध गंगा, शोध शुद्धि, नाम बहुत कड़क है अपने वेद में, वो शोध गंगा शोध शुद्धि वगैरह ना। और ये इंडियन आर्काइव भी है, जैसे हाँ अपने आर्काइव है इधर वेस्ट में यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं और अवेयर भी हैं। हाँ हाँ। अपना इंडियन भी आर्काइव है, उसमें डालने के लिए मैंडेटरी करना चाहिए, ताकि बाहर के तो एक्सेस कर ही पा रहे हैं हम लोग, मतलब बहुत सारे लोगों ने ओपन एक्सेस का ऑलरेडी एक्सेस है उन लोगों के पास। बट हम लोगों का इंडियन साइंस का बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा जो ओपन एक्सेस नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता, इसलिए उधर पब्लिश करते हैं हम लोग। तो उस पे फोकस करना चाहिए, ताकि प्री पे और रिपोजिटरी पे, तो ये होगा हम्म, बढ़िया चीज। बस बाबा। बढ़िया बढ़िया। तो यस। प्रियांक, डॉक्टर प्रियांक बताइए, आप जो है क्या सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं? मुझे लग रहा है कि हम चारों में से आप जो है वो फेवर में हैं चाहिए आपके। तो बाबा मैं भी अभी फेवर में फिलहाल हूँ के लिए, एकदम 100%। हाँ, डॉक्टर पवन भी हैं, डॉक्टर प्रियांक यस भी हैं, यस तो 50-50 हो गया है अभी, क्योंकि हम, यस। मैं और डॉक्टर विकास जो है वो कॉपीराइट इश्यूज को थोड़ा सीरियसली लेते हैं, और सीरियसली लेते एक हैं। लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करे, जो पायरेसी है। लेकिन जो है डॉक्टर प्रियांक, डॉक्टर पवन जो है इस चीज़ के फेवर में भी हैं। तो क्या मतलब सॉल्यूशंस क्या है फिर, अगर ये, अगर मतलब अगर आप फेवर में हैं तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है फिर आपके लिए, या फिर प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? हाँ डॉक्टर प्रियांक। देखिए, पायरेसी तो हर वो चीज है जो हम ही ने लॉ बनाया और उसको फिर पायरेसी बोल दी कि ये पायरेसी है। देखा जाए तो ये क्या पायरेसी नहीं है कि पब्लिक का पैसा लेके वापस पब्लिक से ही एक्सटॉर्ट करना कि भाई एग्जैक्टली आप ब्रो। नॉलेज है। हाँ, हम्म, अगर आप स्टैंड पॉइंट से देखे तो ये तो बड़ा वो है कि उन्होंने ठप्पा ले लिया, लाइसेंस ले लिया, तो पायरेसी बोलने लग गए। तो ये तो एक बड़ा वैसा मैटर है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। बट हाँ, मैं डेफिनेटली फेवर में पहले भी था, अभी भी हूँ। और देखो, जिसने PhD कराई है ना, तो आप उसको तो पेट पे लात नहीं मारने को कहोगे कि नहीं नहीं ठीक है चलो निकलो तुम यहाँ से, क्योंकि हमारी हो गई और अभी तो हम वैसे भी इस फील्ड में हैं, कोई सेंस भी नहीं बनता। सो मैं डेफिनेटली फेवर में हूँ। सॉल्यूशन आई थिंक मैं काफ़ी सारे पहले ही बता चुका हूँ। तो हम्म, और मुझे लगता है बहुत ब्रिलियंट सॉल्यूशन डॉक्टर विकास ने भी बताए, पवन ने भी बताए, कि क्या क्या हो सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक, मतलब मेरे पास में कुछ और ज्यादा बचा है बताने को। सो आई जस्ट डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव फॉर ऑफ या व्हाट आई चलिए, ऑलरेडी सेड तो बेसिकली। मैं कंक्लूड करता हूँ जो हमने डिस्कशन किया, और हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इस टॉपिक पे, फिर हम लोगों ने प्रॉब्लम क्या है इंडियन साइंस के कंटेक्स में, चैलेंजेस क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करी। तो कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ लोग नहीं हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि प्रॉब्लम तो है। अ, अगर PhD सपोज मैंने किया है, मैंने चीज़ें फेस करी हैं, तो मेरे को लगता है कि जो लोग कंपनी में हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो हमने PhD में फेस करी होंगी चीज़ें। और बिजनेस मॉडल इन्वॉल्व है, कॉरपोरेट इन्वॉल्व है, लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, उससे तो मुंह फेरा नहीं जा सकता कि प्रॉब्लम नहीं है। और अल्टरनेटिव्स पे भी हमने बात करी कि क्या क्या अल्टरनेटिव हैं, और पुराने वक्त में जो है रिसर्च कैसे होता था। प्रियांक ने बहुत सही चीज़ कही कि 1993 या फिर 2000 से पहले लो तो ये एग्जिस्ट नहीं करता था, 2013 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। बट जब भी ये इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं था, और वहीं से ये चीज़ भी निकल के आई कि ये फ्रीडम ऑफ गेटिंग रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, या फिर एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि लोगों को रिसर्च में इश्यूज हैं, अगर उनको पब्लिकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं, और वो अल्टरनेटिव खोज ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी अल्टरनेटिव उनके सामने हैं साइज ऐप से डाउनलोड करने में, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स देते हैं। आपने लिंक पेश किया और आपको पेपर मिल गया।
तो अगर ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए और नेशन वाइड उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि सेम तरीके का काम करता हो जैसे साई हब करता है, लिबजन करता है, बट हमें एक्सेस है और एक गवर्नमेंट उसका एक बड़ा अमाउंट पे करती है, और जो पेपर्स नहीं भी अवेलेबल हैं उसके लिए पुराने जो कन्वेंशनल तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो अभी भी फॉलो की जा सकती है। और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस भी प्रोग्राम्स भी किए जा सकते हैं, ताकि लोगों को पता तो लगे। अगर अभी जब तक कोई सर्च नहीं करेगा अल्टरनेटिव के, अगर कल को शाही अब बंद हो गया जब ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी किसी को जहमत नहीं है कि अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, क्यों कोई सर्च करे जब तक शाही अब है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक अच्छा डिस्कशन हम लोग कर पाए आज साई हब का जो इम्पैक्ट है इंडियन साइंस में उसको लेके। और आशा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर विकास, डॉक्टर पवन, डॉक्टर प्रियांक सभी का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। और सभी ऑडियंस का जो कि अभी यहाँ तक भी अगर जो लोग बने हुए हैं और सुन रहे हैं हम लोगों को, तो सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के अगले डिस्कशन में, एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो करेंगे हम लोग। और जब तक के लिए फिर से नमस्कार, सलाम, धन्यवाद नितिन काल, भाई। सभी का थैंक्स, धन्यवाद थैंक्स नितिन। जी। थैंक्स नितिन। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऑडियंस यहाँ तक भी अगर नहीं टिक पाई है तो साई हब से डाउनलोड करके पेपर के एंड तक क्या ही टिकेगी। ये बहुत सही सही कहा।